अहम ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, जब भी बड़े बड़े नेटवर्क्स अचानक काम करना बंद कर देते हैं तो आईटी प्रोफेशनल्स किस जादुई नक्शे का इस्तेमाल करके समस्या ढूंढ निकालते हैं। जी हां, उसे ओएसआई मॉडल कहा जाता है। आज हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि इस मॉडल की मदद से समस्याओं को कैसे पहचाना और सुलझाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग के पीछे छिपे इस रहस्य को समझने का ये सफर सच में बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आइए देखते हैं कि आज की चर्चा किन 6 हिस्सों में बटी है। पहला, ओएसआई का वैचारिक ढांचा। दूसरा, ऊपरी परतें जो सॉफ्टवेयर पर फोकस करती हैं। तीसरा, निचली परतें जो हार्डवेयर का हिस्सा हैं। चौथा, कुछ बहुत ही जरूरी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। पांचवां, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। और अंत में हम देखेंगे ओएसआई मॉडल के फायदे और नुकसान। जटिल नेटवर्किंग को आसान बनाने का ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। भाग 1, ओएसआई का वैचारिक ढांचा। चलिए सबसे पहले इसकी नींव और इसके इतिहास को थोड़ा समझते हैं। ओएसआई यानी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल, इसे 1984 में आईएसओ द्वारा पेश किया गया था। ये मुख्य रूप से 7 लेयर्स वाला एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। अब यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है। असली दुनिया में हमारे आधुनिक डिवाइस असल में टीसीपी/आईपी मॉडल पर काम करते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग कंपनियों के हार्डवेयर एक साथ मिलकर बिना किसी रुकावट के काम कर सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए ओएसआई को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी ढांचे की बदौलत आज ओपन स्टैंडर्ड हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी मुमकिन हो पाई है। मॉडल की सबसे निचली लेयर पर गहराई से बात करने से पहले नेटवर्क टोपोलॉजी को समझना थोड़ा जरूरी है। असल में कंप्यूटर नेटवर्क में उपकरणों की फिजिकल या लॉजिकल सजावट को ही टोपोलॉजी कहा जाता है, जैसे बस, स्टार, रिंग, मेश और हाइब्रिड। फिजिकल टोपोलॉजी ही ये तय करती है कि असल में तार और उपकरण जमीन पर कैसे बिछाए जाएंगे। जब मॉडल की सबसे निचली परत का अध्ययन किया जाता है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक मजबूत फाउंडेशन का काम करता है। अब देखते हैं कि डेटा नेटवर्क के अंदर असल में पैक और अनपैक कैसे होता है। ये प्रोसेस वाकई बहुत दिलचस्प है। जब भी कोई मैसेज भेजा जाता है तो वो सबसे ऊपरी एप्लीकेशन लेयर पर बनता है। जैसे जैसे ये डेटा नीचे की परतों में जाता है, हर लेयर अपना एक टैग या हेडर जोड़ देती है। इस पैकिंग की प्रक्रिया को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। सबसे नीचे पहुंचने पर फिजिकल लेयर इस पैक किए गए डेटा को रॉ वोल्टेज सिग्नल्स या बिट्स में बदलकर ट्रांसमिट कर देती है। और प्राप्त करने वाले छोर पर क्या होता है? वहां यह प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी होती है। हर लेयर अपना हेडर हटाती जाती है, जिसे डीकैप्सुलेशन कहा जाता है। भाग 2, ऊपरी परतें जो सॉफ्टवेयर पर केंद्रित हैं। चलिए सीधे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन से जुड़ी इन लेयर्स को डिकोड करते हैं। यहां टॉप 3 लेयर्स नंबर 7, 6 और 5 का एक क्विक सारांश है। 7वीं परत है एप्लीकेशन लेयर, जो HTTP जैसी नेटवर्क सेवाएं और यूजर इंटरफेस प्रदान करती है, जिससे हम सीधे जुड़ते हैं। इसके ठीक नीचे 6ठी परत यानी प्रेजेंटेशन लेयर है। ये डेटा को ट्रांसलेट करती है, उसे कंप्रेस करती है और सबसे जरूरी बात, सुरक्षित संचार के लिए SSL एन्क्रिप्शन को संभालती है। 5वीं परत है सेशन लेयर। ये वेबसाइट लॉगिन जैसे एक्टिव सेशंस को शुरू करती है, बनाए रखती है और काम पूरा होने पर उन्हें सुरक्षित रूप से समाप्त कर देती है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो समझनी है वो ये है कि बड़ी कंपनियों और छोटे नेटवर्क्स में यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे अलग होता है। एक डोमेन सेटअप में एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जो सुरक्षा नीतियों और रिमोट लॉगिन को अकेले संभालता है। बड़े संगठनों के लिए ये एकदम सुरक्षित और बेहतरीन विकल्प है। दूसरी तरफ वर्क ग्रुप एक पीयर टू पीयर ढांचा है। इसमें कोई सेंट्रल बॉस नहीं होता। हर कंप्यूटर अपने अकाउंट्स खुद संभालता है, इसलिए बड़े स्तर पर यह काफी कम सुरक्षित माना जाता है। भाग 3, निचली परतें जो हार्डवेयर पर केंद्रित हैं। अब हम थोड़ा टेक्निकल गहराई में उतरेंगे और डेटा ट्रांसपोर्ट की दुनिया को समझेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर पर 2 मुख्य प्रोटोकॉल राज करते हैं, टीसीपी यानी टीसीपी और यूडीपी यानी यूडीपी। टीसीपी बहुत ही भरोसेमंद और कनेक्शन ओरिएंटेड है। ये पक्की गारंटी देता है कि डेटा पैकेट्स बिना किसी गलती के और बिल्कुल सही क्रम में पहुंचे। इसीलिए वेब ब्राउजिंग या ईमेल के लिए ये पहली पसंद है। लेकिन यूडीपी को इस रिलायबिलिटी की बिल्कुल परवाह नहीं है। ये कनेक्शनलेस है और इसकी स्पीड गजब की होती है। यही वजह है कि फास्ट पेस्ड ऑनलाइन गेमिंग या लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग सीधे तौर पर यूडीपी पर निर्भर करते हैं, जहां गति किसी भी अन्य चीज से ज्यादा मायने रखती है। हार्डवेयर को लेकर अक्सर काफी भ्रम देखने को मिलता है, लेकिन इनके काम एकदम स्पष्ट हैं।
स्विच लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके एक ही नेटवर्क के अंदर उपकरणों को आपस में जोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ राउटर लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर का हिस्सा है। ये आईपी एड्रेस का उपयोग करके कई अलग-अलग नेटवर्क्स को जोड़ता है और इंटरनेट पर डेटा भेजने का सबसे बेहतरीन रास्ता तय करता है। आइए इन निचली परतों को जल्दी से समेटते हैं। लेयर 4 है ट्रांसपोर्ट लेयर, जहां डेटा को छोटे हिस्सों में बांटना यानी सेगमेंटेशन होता है। लेयर 3 नेटवर्क लेयर अपनी लॉजिकल आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग के लिए जानी जाती है। फिर आती है लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर। ये काफ़ी खास है क्योंकि इसमें हार्डवेयर के अंदर स्थायी रूप से दर्ज 48 बिट का मैक MAC एड्रेस होता है और ये खराब फ्रेम्स को पकड़ने के लिए FCS टेलर का इस्तेमाल करती है। अंत में लेयर 1 है फिजिकल लेयर, जो सीधे तौर पर तारों, कनेक्टर्स और उन रॉ बिट्स के ट्रांसमिशन को संभालती है। भाग 4 प्रमुख नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। चलिए अब उन चुनिंदा नियमों और प्रोटोकॉल्स को देखते हैं जो पर्दे के पीछे इस पूरे इंटरनेट को चलाते हैं। ये 3 प्रोटोकॉल तो जैसे इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी हैं। सबसे पहले DNS, जो इंसानों के पढ़ने लायक वेब पतों जैसे google.com को ऐसी भाषा में बदलता है जो मशीन समझ सके, यानी IP एड्रेस। उसके बाद है DHCP, ये नेटवर्क से जुड़ने वाले हर नए डिवाइस को अपने आप एक IP एड्रेस दे देता है, जिससे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की गलतियां ना के बराबर हो जाती हैं। और तीसरा है ARP, जो एक लोकल IP एड्रेस को फिजिकल मैक एड्रेस के साथ मैप करता है। ये सभी मिलकर डेटा डिलीवरी को पूरी तरह से सुनिश्चित करते हैं। आइए देखते हैं कि ये तकनीक आगे कैसे विकसित होती है। एक समय आया जब पूरी दुनिया में 32 बिट वाले IPv4 पतों की भारी कमी होने लगी थी। नेट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इसका एक बहुत ही शानदार तकनीकी समाधान है। ये असल में पैकेट हेडर्स को ही मॉडिफाई कर देता है, जिससे एक पूरे घर या ऑफिस के सैकड़ों उपकरण इंटरनेट चलाने के लिए सिर्फ एक ही पब्लिक IP एड्रेस साझा कर लेते हैं। एड्रेस खत्म होने की समस्या का ये क्या गजब का उपाय है ना? भाग 5 नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। अब इस चर्चा के सबसे व्यावहारिक और दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जरा सोचिए, जब अचानक पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है तो एक्सपर्ट्स कहां से शुरुआत करते हैं? एक IT प्रोफेशनल ऐसी स्थिति से कैसे निपटता है? क्या वो सीधे तारों को चेक करते हैं या सॉफ्टवेयर के कोड में घुस जाते हैं? यहीं पर ये मॉडल एक बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप नक्शे की तरह काम करता है, जिससे समस्या को खोजना काफी व्यवस्थित हो जाता है। अलग अलग लेयर्स को ट्रबल शूट करने के ये टूल्स एक अल्टीमेट चीट शीट की तरह हैं। अगर फिजिकल लेयर पर शक है तो सबसे पहले केबल टेस्टर और मल्टीमीटर निकाले जाते हैं। डेटा लिंक लेयर चेक करनी हो तो ARP और मैक टेबल देखी जाती है। थोड़ा और ऊपर नेटवर्क लेयर यानी लेयर 3 पर आएं तो पिंग और IP कॉन्फ़िग का इस्तेमाल होता है। साथ ही ट्रेस राउट टूल ICMP का उपयोग करके पता लगाता है कि किस राउटर पर जाकर रास्ता टूट गया। लेयर 4 पर नेटस्टैट टूल से देखा जाता है कि TCP और UDP कनेक्शन एक्टिव हैं या नहीं, और एप्लीकेशन लेयर पर NS लुकअप जैसे टूल्स काम आते हैं। इस तरह लेयर्स में बांटकर समस्या ढूंढना वाकई एक बेजोड़ तरीका है। भाग 6 OSI मॉडल के फायदे और नुकसान। आइए इस मॉडल का एक निष्पक्ष और त्वरित मूल्यांकन करते हैं। हर बेहतरीन तकनीक के अपने कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। अगर फायदों की बात करें तो OSI मॉडल एक मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड ढांचा देता है। ये ट्रबल शूटिंग को लेयर्स में तोड़कर काफ़ी आसान बना देता है और इतना लचीला है कि अलग अलग कंपनियों के उपकरण आपस में बात कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ इसके नुकसान भी हैं। इसका ये 7 लेयर का स्ट्रक्चर काफ़ी जटिल है। इसमें डेटा प्रोसेसिंग में एक्स्ट्रा टाइम और रिसोर्स लगते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि असल दुनिया में आज के आधुनिक नेटवर्क्स इस पर नहीं बल्कि TCP/IP मॉडल पर ही चलते हैं। तो इस विश्लेषण को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म किया जाता है। अगर OSI मॉडल सच में सिर्फ एक वैचारिक या कंसेप्चुअल रेफरेंस है और हमारे असली इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका सीधा उपयोग नहीं होता, तो फिर ये आज भी ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे बेहतरीन नक्शा क्यों माना जाता है? शायद इसलिए क्योंकि बड़ी और जटिल IT समस्याओं को आसान हिस्सों में तोड़कर समझने के लिए इस लेयर्ड ब्लूप्रिंट से बेहतर कुछ और है ही नहीं। उम्मीद है यह चर्चा